Hello students, this is going to be our first class of GS4 Ethics. अब पहली क्लास में ये तो हमको डिस्कस करना ही पड़ेगा कि 2013 में यूपीएससी ने पेपर इंट्रोड्यूस क्यों किया था, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट तो है नहीं जो हम स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ते हैं. इट्स अ वेरी ऑब्सक्योर सब्जेक्ट, वो भी सब्जेक्ट दैट टॉक्स अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. बहुत ही फिलोसॉफिकल सॉर्ट ऑफ नेचर है इस सब्जेक्ट का. तो ये यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस क्यों किया 2013 में? And from all the conversations I've had with different officers in the services as well as retired officers, what I've understood is that there were two reasons to introduce this paper. The first and very evident reason जो था वो ये था कि स्टूडेंट को जज करना था कि वो राइट और रॉन्ग देख पा रहे हैं कि नहीं. बिकॉज हम द होल पर्पस ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज टू जज द सूटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, राइट? द होल पर्पस इज टू see if the person who's writing this examination is worthy of becoming a civil servant. So उसके लिए उन्होंने क्या किया? बहुत सारे केस स्टडीज दिए आपको, बहुत सारे थिंकर्स के बारे में पढ़ने के लिए बोला, एथिक्स और मोरालिटी का जो बेसिक है उसको पढ़ने के लिए बोला, सो दैट यूपीएससी द एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स कि आप एक सिचुएशन में आप कोई एक राइट या रॉन्ग डिसीजन या गुड या बैड डिसीजन ले पा रहे हो कि नहीं, या फिर आप जो डिसीजन ले रहे हो does that fall under the umbrella of being a successful career civil servant, right? So that was the first reason that UPSC wanted to know this. And the second reason was that UPSC wanted the candidate themselves to understand the value and the position of power they go into, so that tomorrow when you are in a position where your decision affect, आपका जो decision है, it will affect lives of thousands of people. तो उस टाइम पे आप ये डिसीजन ले पा रहे हो कि नहीं. आप उस सिचुएशन में जहां पे आपके हाथों द्वारा एक सिग्नेचर में बहुत लोगों की जिंदगी चेंज हो सकती है, उस सिचुएशन में आप सही या गलत, आप मूल रूप से कोई चीज को बुरा या भला बोल पा रहे हो कि नहीं. सो दीज वर द टू मेन रीजंस व्हाई इन 2013 यूपीएससी इंट्रोड्यूस्ड दिस एग्जामिनेशन, राइट? बट अब जब हम सही और गलत की बात करते हैं, वहाँ पे एक चीज़ तो थ्रू द एथिक्स एंड मोरालिटी का पेपर, एज वी स्लोली रीड द सब्जेक्ट एंड अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, वी विल अंडरस्टैंड दैट देयर इज नथिंग नोन एज राइट और रॉन्ग. इनफैक्ट अगर आप कोई भी डिसीजन देख लो, दुनिया में आज तक जितने भी डिसीजन किसी भी पर्सन ने लिए हैं, उन्होंने तो यही सोच के लिया होगा कि उनका डिसीजन सही है. चाहे वो हिटलर का सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, या यूएसए का एटम बॉम्ब गिराना हो, या एक टेररिस्ट का टेररिस्ट एक्ट हो, या फिर हमारा जो हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करके जो गाड़ियाँ चलाते हैं डिस्पाइट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये सारी डिसीजन का एक ना एक किसी ना किसी के पास कोई राइट रीजन जरूर है. अपने लिए एटलीस्ट एक राइट रीजन जरूर है. सो इन दैट सिचुएशन, इवन दो नाउ वी थिंक कि वो सारे रॉन्ग डिसीजन हैं, उस सिचुएशन में जिस भी पर्सन ने वो डिसीजन लिया उनके लिए वो राइट था. Which means that किसी भी situation में, if you think a situation, if your decision is right, there is a counterpoint to which says that that decision might not be right, or there is someone else जिनके लिए ये decision गलत हो सकता है. दिल्ली मेट्रो का एग्जाम्पल लेते हैं. अभी हमको पता है दिल्ली में मेट्रो हैज बिकम अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. अभी तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हम दिल्ली में कैसे कम्यूट करेंगे बिना मेट्रो के. बट जब मेट्रो बन रही थी इनिशियली, बहुत लोगों को बहुत दिक्कतें आई, बहुत ट्रैफिक जैम्स थे, बहुत पोल्यूशन था, बहुत सारे घरों को डिमोलिश कर दिया गया था, रीलोकेट किया गया था लोगों को, बहुत सारा लैंड लोगों से लिया गया था. तो उस टाइम पे उन लोगों के लिए क्या दिल्ली मेट्रो का डिसीजन सही था? नहीं था. आप कोई भी डिसीजन ले लो, एनी डिसीजन विच विल हैव अ प्रोटेस्ट अलोंगसाइड इट. अभी जैसे पहले जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, या फिर अभी जो आर्य का आंदोलन था, अग्निपथ स्कीम ले लो. Even in Agnipath scheme, the government is trying to tell you that we are doing something really good for the country. हम हर एक every single young life we are trying to train them to become these Agniveers, right? या फिर आप farm laws ले लो. जब the government came out with these farm laws, they had their all intentions set towards good of the farmers, कि इससे farmer का बहुत फायदा होगा. But lastly क्या हुआ? लोगों को उसका एक counter point मिला. लोगों ने बताया कि ये डिसीजन गलत है, लोगों ने वो प्रोटेस्ट किया उन डिसीजंस को. तो चाहे आपका इंटेंशन भी सही हो, अगर आपके हिसाब से आपका डिसीजन भी सही हो, जरूरी नहीं है कि वो डिसीजन हमेशा सबके लिए सही होगा.
तो अगर डिसीजन सही नहीं हो सकता, अगर आप कभी भी एक पाथ नहीं चूज कर सकते जो हमेशा राइट हो, तो फिर आप एथिक्स और मोरालिटी क्यों पढ़ें? एथिक्स और मोरालिटी पढ़ने का की जरूरत ही, इस सब्जेक्ट की कोई जरूरत ही नहीं अगर हम किसी भी टाइम पे राइट नहीं हो सकते। इनफैक्ट अगर आप एथिक्स का एग्जाम लिख रहे हैं, आपने एक आंसर दिया, अब वो आंसर अगर आपके एग्जामिनर को सही नहीं लगा तब क्या करेंगे? वो भी तो वहां पे सब्जेक्टिव चीज है। आपके एग्जामिनर को आपका आंसर सही लगा कि नहीं, आपने तो सही लगा इसीलिए लिखा। सो देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रीडिंग एथिक्स एंड मोरालिटी और गिविंग दिस पेपर? नाउ द पॉइंट कम्स इन टू वेज. Why do we study ethics? The first reason why we study ethics is because we want to inculcate something known as situational awareness. हमको situational awareness की ज़रूरत है. अब इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि अगर कोई एक डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, तो आपको पता है कि आपके डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आपके उस डिसीजन का इफेक्ट कितने लोगों पे होगा और कैसे होगा. एंड बिकॉज आपको ये आइडिया है, तो इसी वजह से आप वो डिसीजन ले पाएंगे. आपको पता है कि इस डिसीजन को लेने से कितने लोगों का भला होगा, कितने लोगों का बुरा होगा. एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए आप एक डीएम, एज अ डीएम आप कहीं पे पोस्टेड है, वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है. अब इन इलीगल कंस्ट्रक्शंस की वजह से वहाँ का क्राइम रेट बहुत कम है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग देयर. वो अपने बच्चों को वहाँ से जितना भी पैसा मिल रहा है उसके थ्रू अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, उनकी पूरी इकोनॉमी उस चीज़ से चल रही है. बट वो कंस्ट्रक्शन जो है वो इलीगल है. तो आप जब एज अ डीएम वहाँ पोस्ट होते हैं, आपके पास वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो वर्कर है वो आपके पास आता है, जो हेड वर्कर है वहाँ का, वो आपको आके बोलता है सर ये ऐसा चलता हुआ आ रहा है, इसको ऐसे ही चलने दीजिए, वरना हमको नहीं पता आपकी सिक्योरिटी पे क्या इफेक्ट हो सकता है, लोग नाराज हो जाएंगे अगर आप बंद करवा देंगे तो. तब इन दैट सिचुएशन अगर आपको पता नहीं कि आपका मॉरल इंट्यूशन किधर लाई करता है, आपकी गट फीलिंग किधर लाई करती है, तब आपके लिए वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा. बिकॉज अगर आप डिसीजन नहीं भी लेते हैं, रिमेंबर इनएक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन. सो इन दैट केस अगर आपके पास सिचुएशनल अवेयरनेस है थ्रू एथिक्स एंड मोरालिटी, कैसे? मान लीजिए अगर आप कॉन्सिक्वेंशलिस्ट स्कूल को बिलोंग करते हैं, आपको लगता है कि इट शुड बी द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, तो आपके हिसाब से नहीं, वहाँ पे इतने लोगों को जॉब मिली है, क्राइम रेट लो है, पीपल आर सेंडिंग देयर किड्स टू स्कूल जस्ट बिकॉज ऑफ दीज इलीगल कंस्ट्रक्शंस. तो मैं जस्ट बिकॉज वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ये तो मेरे आने से पहले से चलता हुआ आ रहा है, तो इसको चलते रहने देना चाहिए, बिकॉज इट इज़ डूइंग अ लॉट बेटर फॉर द कम्युनिटी. बट अगर आप कांतियन स्कूल से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे आपको पता है नहीं, जो गलत है वो गलत है, मैं नहीं मान सकता, चाहे कितना भी भला हो बुरा हो, मेरी एक ड्यूटी है मेरे पोस्ट के प्रति, तो मैं इस चीज़ को गलत ही बोलूँगा, मैं इसको सही नहीं मान सकता. तो इन सब सिचुएशंस में जब आपको पता है कि आपका इंट्यूशन किधर लाई करता है, तब आप सिचुएशनली अवेयर होंगे, और जब आप सिचुएशनली अवेयर होंगे तब आप वो डिसीजन ले पाएंगे. So to make decisions in moral crisis situations, ethics and morality grants you that situational awareness. वो आपको situational awareness देता है जिससे आप वो decision ले पाए. तो ये होगा हमारा first reason why we read what is the importance of ethics and morality. Now the second very important reason is something we call progress of the society. Moral progress. अब मॉरल प्रोग्रेस क्या चीज़ है? मान लीजिए हमने अभी तो बात करी कि कोई भी डिसीजन किसी भी हाल में हमेशा सही और गलत नहीं हो सकता. देयर विल ऑलवेज बी अ काउंटर पॉइंट टू दैट डिसीजन. बट कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो सोसाइटी ने कलेक्टिवली लिए हैं थ्रू आउट द टाइम, जो पूरी सोसाइटी, पूरी वर्ल्ड कल्चर मानती है कि ये गलत है. फॉर एग्जाम्पल स्लेवरी. स्लेवरी एक ऐसी चीज़ है जिसको पूरे थ्रू आउट द कल्चर गलत माना गया है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फीमेल इन्फेंटिसाइड इन इंडिया और एनी अदर प्लेस, दीज थिंग्स आर ऑलरेडी नोन एज किलिंग समवन फॉर नो रीजन. ये हमको ऑलरेडी पता है कि ये गलत है. ये सारी चीज़ें सोसाइटी ने ऑलरेडी डिसाइड कर दी हैं कि ये चीज़ गलत है तो गलत है. एवरी पर्सन शुड हैव इक्वल राइट्स.
ये सोसाइटी ने डिसाइड कर लिया कि एवरी पर्सन, नो मैटर विच कंट्री, विच कॉन्स्टिट्यूशन, विच प्लेस यू बिलोंग टू, एवरीवन हैज सर्टेन ह्यूमन राइट्स। ये चीजें डिसाइड करनी है सोसाइटी ने। बिकॉज ये चीजें डिसाइड हो गई हैं, हमारी सोसाइटी कलेक्टिवली प्रोग्रेस कर चुकी है टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। अगर ये मॉरल प्रोग्रेस नहीं होता तो क्या होता? अगर हमारे पास मॉरल प्रोग्रेस होता ही नहीं और अगर सब अपनी मन मर्जी के होते, कोई डिसीजन हमको, कोई कलेक्टिव डिसीजन हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज का, तो क्या होता? जो 3000 ईयर्स पहले जो हमारी जो सोसाइटी थी, आज भी वही सोसाइटी रहती। हमारे एक फिलोसोफर थॉमस हॉब्स ने बोला था, उन्होंने एक स्टेट ऑफ नेचर इमेजिन किया था कि मान लीजिए कोई रूल्स नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सब अपने अपने भरोसे हैं। उस टाइम पे क्या होता? लोग किसी भी अपनी प्रॉपर्टी, अपनी रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों के ऊपर अटैक करते, फिर उनकी चीजें ले लेते, फिर इस पर्सन के ऊपर कलेक्टिवली लोग और अटैक करते, वो उसकी चीजें ले लेते, बिकॉज सब अपने अपने सर्वाइवल पे डिपेंडेंट थे। कोई भी कलेक्टिव काम नहीं हो रहा था, एंड बिकॉज कोई भी कलेक्टिव काम नहीं हो रहा था, सिविलाइजेशन और सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर पाती। बट ऐसा तो नहीं है। लोगों ने वो ट्रस्ट डिसाइड किया। व्हेन सिविलाइजेशन स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमारा सरप्लस हम बेचेंगे और उस सरप्लस के रिटर्न में हम मर्चेंट से कुछ ऐसी चीजें लेंगे जो हम यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो ट्रस्ट बिठाया गया। बिकॉज दैट ट्रस्ट हैपेंड, द सोसाइटी मॉरली प्रोग्रेस देयर, कि अगर हम किसी से कुछ चीजें ले रहे हैं तो हम किसी चीज उनको वही चीज इक्वली दे रहे हैं। सो देयर वाज अ मॉरल प्रोग्रेस एंड द सोसाइटी प्रोग्रेस्ड। So, for the evolution of the society, there are certain cultural rules and cultural regulations that are set in stone for the society to progress further. अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये moral progress आगे जाके change नहीं हो सकता है। Obviously ये change होता है, this changes with time. There was a time जब homosexuality को completely evil और completely immoral बोला जाता था, और आज देखिए वो चीज़ change हो चुकी है। तो यही चीज आगे जाके और भी चेंज हो सकती है, आगे जाके और भी नए रूल्स आ सकते हैं। बट फॉर दैट टू हैपन, देयर नीड्स टू बी एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग कलेक्टिवली बाय द सोसाइटी, एंड दैट इज नोन एज मॉरल प्रोग्रेस। सो दीज आर द टू रीजंस व्हाई वी नीड टू स्टडी एथिक्स एंड मोरालिटी। तो तब से मैं एथिक्स मोरालिटी बोल रहा हूं। ये एथिक्स और मोरालिटी क्या सेम चीज होती है? नाउ our law of language says that a word exists only if it solves a purpose. तो अगर ये दोनों वर्ड सेम होते फिर तो ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। एथिक्स और मोरालिटी अलग से एग्जिस्ट ही नहीं करते, बट दे डू। तो इनका फिर देयर हैज टू बी सर्टेन डिफरेंसेस ऑन इट, एंड वो डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एटिमोलॉजी में जाए, स्टडी ऑफ द वर्ड, एटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ अ वर्ड, तो हमको पता चलेगा एथिक्स कम्स फ्रॉम द वर्ड एथिकोस, विच इज अ ग्रीक ऑरिजिन। एथिकोस मीन्स कैरेक्टर। सो एथिक्स, the term ethics, the Greek word from it, where it comes from, ethikos means character. Now for morality, the word is moralis, which is Latin in origin, जिसका मतलब है values और customs. तो इसी से हमको एक स्मॉल डिफरेंशिएशन पता चल रहा है कि ये एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, वो वैल्यूज और कस्टम्स की बात कर रहे हैं। अब अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे एथिक्स और मोरालिटी का जो डिफरेंस है, आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारे फिलोसोफर्स ने, बहुत सारे टीचर्स ने बहुत डिबेट्स किए हैं। बहुत लोग इसको सिनोनिमसली यूज़ कर लेते हैं, बहुत लोग कुछ डिफरेंसेस देते हैं, बहुत इलैबोरेट एग्जांपल्स देते हैं। यूपीएससी में भी आप देखेंगे कि बड़ा ही कॉन्वोल्यूटेड सा एग्जांपल्स आपको मिलते हैं। हम कभी भी डिसाइड नहीं कर पाते यार एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। तो वो मैं आपके लिए आज क्लियर कर देता हूँ। इन अ सिंगल सेंटेंस आई क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी। Morality is what you're taught to do and ethics is what you're ought to do. बड़ा ही simple sentence है. It's a very self-explanatory sentence. Morality is something that you're taught to do and ethics is something that you're ought to do. अब इसका मतलब क्या है? Now, morality comes from traditions, values and cultures. ये आपको सिखाया जाता है through your family, through your peers, through your culture. एंड इसका कोई रीजन और जस्टिफिकेशन नहीं होता, इसका कोई रीजनिंग नहीं होता। आप जब से आप पैदा होते हैं बड़े होने तक
आपको हमेशा चीज़ें बताई जाती हैं कि बड़ों का आदर करो, सम्मान करो, झूठ मत बोलो, ऑनेस्ट रहो, किसी को मारो मत, डोंट हर्ट एनीवन फॉर नो रीज़न, बी काइंड। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इसको हम कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्यों करना है एथिक, बड़ों का आदर क्यों करना है, उनको नाम से क्यों नहीं बुला सकते। हमारे इंडियन कल्चर में इट्स वेरी डिफरेंट। हम किसी भी एल्डर को विदाउट ऑनर इफेक्ट्स, विदाउट अंकल, आंटी, जी, इनके सिवाय हम नहीं एड्रेस करते हैं, स्पेशली फर्स्ट नेम से तो करते ही नहीं है, जबकि वेस्टर्न कल्चर में बिल्कुल उल्टा है। तो इसका मतलब ये है क्या कि वो लोग रेस्पेक्ट नहीं करते हैं? वो भी रेस्पेक्ट करते हैं, बट ये हमारा ट्रेडिशन, हमारा वैल्यूज है, हमारे मॉरल वैल्यूज हैं जो हमको पास डाउन किए गए हैं थ्रू जनरेशन, जिसको हम रीजन नहीं करते, जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसको मोरालिटी बोलते हैं। अब एथिक्स होता है जहां पे आर डिसीजंस टेक अ रीजनिंग, जहां पे हम पूछते हैं कि ये सही है या गलत है। जब मेरे ऊपर बात आ जाती है कि मेरे को ये चीज़ सही लगती है कि नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल, हमारी मोरालिटी, हमारा जो मॉरल वैल्यूज़ है, हमारे फैमिली के पुराने वैल्यूज़, उसमें एक चीज़ ये बोली जाती थी कि दलित लोगों के साथ एक जगह बैठ के नहीं खाना है, या उनके साथ सेम यूटेंसिल्स नहीं शेयर करने हैं। जबकि मेरा एथिक्स और कैरेक्टर बोलता है नहीं, क्यों नहीं करने हैं। Every person is same, every person has equal rights, every person should be treated equally. He's a person, I'm a person. Just because he's born in a different house, just because उसका सरनेम अलग है, उसकी वजह से मैं क्या उसको अलग से ट्रीट करूंगा? नहीं, मैं रीजनिंग कर रहा हूँ। मेरा कैरेक्टर मुझे बोल रहा है कि नहीं, मेरे लिए ये सही नहीं है, ये गलत है। तो वहां पे हम एथिक्स पे आ गए। मोरालिटी इज बेस्ड इन ट्रेडिशन, एथिक्स इज बेस्ड ऑन रीजनिंग। एथिक्स इज अ इंडिविजुअल कैरेक्टर डिसीजन। जैसे हमने अभी देखा कि एथिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथिकोस, सो इट इज बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल कैरेक्टर एंड रीजनिंग, एंड दैट्स हाउ यू डेवलप योर ओन एथिक्स, योर ओन कोड ऑफ एथिक्स, कि मेरे लिए कोई चीज़ें सही हैं, कोई चीज़ें गलत हैं। ये हमारे मॉरल वैल्यूज़ के परे भी जा सकते हैं और साथ में भी जा सकते हैं। मेरा एथिक्स मुझे बोलता है कि आई शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, मेरी मोरल वैल्यूज भी मुझे बोलती हैं आई शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स। सो दे गो हैंड इन हैंड, बट देर आर प्लेसेस लाइक आई टोल्ड यू दैट कहीं पे कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं। सो इन अ सिंगल सेंटेंस, मोरालिटी इज what we are taught to do and ethics is what we are ought to do. A very simple difference between morality and ethics. But इसमें भी हमको पता चल जाता है कि इतना it's a very close term, इसीलिए इसको इतना सिनोनिमसली यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब जब एथिक्स में हम ये क्वेश्चंस करने लगते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, मुझे तो नहीं करना है ऐसा, वो बोल रहे रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, किसने बोला, क्यों करना है मुझे रेस्पेक्ट, एल्डर्स का रेस्पेक्ट क्यों करना है मुझे। तो व्हेन वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग दीज मॉरल वैल्यूज, वी एंटर अ जोन ऑफ इंक्वायरी। हम इसको बोलते हैं मॉरल इंक्वायरी। हम अपने मॉरल्स को ही इंक्वायर कर रहे हैं कि ऐसा जो चलता हुआ आ रहा है ये क्यों चलता हुआ आ रहा है और ये क्यों चलता हुआ जाना चाहिए, मैं तो नहीं एस्क्राइब करता। तो ये जो मॉरल इंक्वायरी, ये जो मॉरल क्वेश्चंस हैं, ये हमको बाध्य करते हैं ये सोचने में कि जो मोरालिटी है ये क्या सिचुएशनल है, ये क्या फैशन की तरह है कि आज कुछ चल रहा है कल कुछ और चलेगा। और फैशन के जैसे हमारे लीडर्स होते हैं डिजाइनर्स एंड ब्रांड्स, उसी तरह मोरालिटी के लीडर्स होते हैं हमारे प्रीस्ट्स एंड फिलोसोफर्स एंड टीचर्स। तो ये लोग अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि आज क्या मोरालिटी है। हमारी लाइफ में हमारे मॉरल वैल्यूज कौन सेट करेंगे, हमारे ग्रैंडफादर, हमारे फादर, उन्होंने सेट कर दिया। बट ये तो चेंज होता जाता है। तो इज इट लाइक फैशन दैट इट चेंजेस एवरी टाइम, और इज इट लाइक मैथमेटिक्स जहां पे देयर आर सर्टेन रूल्स दैट आर ऑलरेडी सेट, कि कुछ रूल्स हैं जो चाहे आप कुछ भी कर लें ये चेंज नहीं होंगे एंड ये चीज़ सही की सही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे लिखा है कि हमको बड़ों का आदर करना चाहिए या फिर हमको हमको ब्राइब नहीं लेना चाहिए, तो ये अब सेट इन स्टोन है, इसको हम नहीं चेंज कर सकते। सो इज एथिक्स और मोरालिटी लाइक मैथमेटिक्स और इज इट लाइक फैशन? नाउ क्वेश्चंस लाइक दीज, क्वेश्चंस इनटू मोरालिटी, जब हम क्वेश्चन करने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, इसको हम बोलते हैं मॉरल इंक्वायरी। अब इस मॉरल इंक्वायरी के भी 3 लेवल्स होते हैं, 3 जोन्स होते हैं जिसके अंदर पूरी एथिक्स और मोरालिटी की पढ़ाई की जाती है। जो मॉरल इंक्वायरी के जो जोन्स होते हैं, जो सबसे पहला जोन होता है उसको हम बोलते हैं मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स, मेटा का मतलब होता है एनीथिंग ऑफ अ हायर ऑर्डर।
इसीलिए फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा कर दिया, बिकॉज दे वांटेड टू डिफरेंशिएट, दे वांटेड टू बी अ बिगर कंपनी, सो दे मेड इट मेटा. हम मेटा मेमोरी की बात करते हैं, हम मेटा डेटा के बारे में बात करते हैं. इन ऑल दीज सिचुएशंस हम जो मेटा वर्ड का यूज करते हैं वो ये डिनोट करने के लिए करते हैं कि देयर इज समथिंग ऑफ अ हायर ऑर्डर. एंड फिलोसफी में भी सेम चीज होती है, एथिक्स में भी सेम चीज होती है, वेयर मेटा एथिक्स मीन्स जब हम फंडामेंटल चीजों को क्वेश्चन करते हैं कि अगर कोई चीज सही है तो क्यों सही है, क्यों करना चाहिए हमको ये, तो वो चीजें मेटा एथिक्स के अंडर आती है. अब ये तो हो गए बड़े बड़े फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, बट ये बड़े बड़े फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस तो हम हमेशा नहीं पूछते हैं. देयर आर टाइम्स व्हेन वी आर asking some questions which need an immediate attention or is related to our practical day to day life. For example, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है when you are a DM and वो जैसे अभी जो हमने एग्जांपल लिया था कंस्ट्रक्शन का, इलीगल कंस्ट्रक्शन का, अब इसमें तो कोई फिलोसॉफिकल डेप्थ नहीं है, इसमें तो डिसीजन नीड्स टू हैपन राइट देयर. सो डिसीजंस लाइक दीज, क्वेश्चंस लाइक दीज जो हमारे डे टू डे लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर बेस्ड होते हैं, जहाँ पे हमको वो क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप की इंक्वायरी, इस टाइप की मॉरल इंक्वायरी को हम बोलते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स. नॉर्म का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड. एक स्टैंडर्ड, एक लेवल ऑफ एवरेज और अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की ये ऐसे ही होता है. So normative ethics deals with certain standards that are already set, and then you're trying to decide कि हमको इस सिचुएशन में इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए या नहीं. कुछ रूल्स जो सेट हो जाते हैं उस रूल को फॉलो करना चाहिए या नहीं. जो ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, इस रूल को हमको फॉलो करना चाहिए या नहीं. मुझे झूठ बोलना चाहिए कि नहीं इस सिचुएशन में, इसको बोलते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स. एंड देन फाइनली the third type of moral inquiry is known as applied ethics. अब नाम में ही लिखा है applied ethics, बट फिर इसमें और नॉर्मेटिव में डिफरेंस क्या है? applied ethics क्या होता है? in a particular situation, कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जो एक बहुत ही मॉरल डिलेमा के थ्रू जा रहा है, इसका अगर हमको आंसर चाहिए तो उस आंसर को हम कैसे क्रिएट करें. फॉर एग्जाम्पल, टॉर्चर इनसाइड प्रिजन, इज दैट एथिकल और नॉट? फॉर एग्जाम्पल, यूथनेसिया, टू हैव द राइट टू डाई व्हेन एवर यू वांट, इज इट एथिकल और नॉट? अबॉर्शन, इज इट एथिकल और नॉट? सो क्वेश्चंस लाइक दी, डेथ पेनल्टी, वो एथिकल है या नहीं? तो ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से, डे टू डे लाइफ से नहीं जुड़े हैं, बट इन क्वेश्चंस का हम एथिकलिटी देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम इसको एक स्टैंडर्ड बना लें और फॉलो कर पाए, या फिर हम जस्टिफिकेशन दे पाए इस एक्शन का. उसको हम बोलते हैं अप्लाइड एथिक्स. वो एक स्पेसिफिक रीजनिंग, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर देता है. नॉर्मेटिव एथिक्स डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ का आंसर देता है, और मेटा एथिक्स ओवरऑल डीपर क्वेश्चंस पूछता है. क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, what is right, what is wrong, what do we even mean by right and wrong? That is meta ethics. So moral inquiry, पूछना क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके ये 3 लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स ऑफ डेप्थ: मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स. बट नाउ इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चंस इस टाइप के, जब हम मॉरल इंक्वायरी के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो कोई टूल्स तो होने चाहिए हमको इन क्वेश्चंस के आंसर को पहुंचने के लिए. So these tools that we use are known as tools of moral reasoning. And ये tools of moral reasoning, याद रखिएगा कि ये कोई set number of tools नहीं है. जिस तरह हमारा सोसाइटी मॉरल प्रोग्रेस की तरफ बढ़ता है, उसी तरह हमारे रूल्स ऑफ मॉरल इंक्वायरी, मॉरल रीजनिंग चेंज हो जाती है. तो जो अभी हम जो देखेंगे, the main 4 rules that a lot of philosophers and a lot of people in their day-to-day life use to answer questions of moral inquiry. So the very first rule that we talk about is something known as logical arguments or logical reasoning. बहुत ही सिंपल चीज़ है. अगर आपके पास
एक सिचुएशन में दो प्रेमाइसेस दिए गए हैं या फिर दो दो सेंटेंसेस बोले गए हैं, दो सिचुएशंस दिए गए हैं जो आपको पता है सही है, तो उसके थ्रू जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो भी सही होगा. अब अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस इज इफ आई गिव यू अ सेंटेंस कि मान लीजिए एरिस्टोटल इंसान है. दैट्स वन सेंटेंस. एंड सेकेंड सेंटेंस इज सारे इंसान अच्छे होते हैं. सो इस अगर मुझे पता है ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं कि एरिस्टोटल एक इंसान है और सारे इंसान अच्छे होते हैं, तो आई कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस दैट एरिस्टोटल भी एक अच्छा पर्सन, अच्छा इंसान होगा. वेरी इजी, राइट? समथिंग दैट वीव सीन इन सिलॉजिज्म्स, जो हम अपने सीसैट के पेपर में देखते हैं. दो प्रेमाइसेस दिए गए हैं, कंक्लूजन दिया गया है. अगर प्रेमाइसेस ट्रू है तो कंक्लूजन ट्रू है. सो दिस इज वन ऑफ द वेज इन विच moral questions are asked and conclusions are drawn. But real life situation इतनी easy तो नहीं होती है. Real life situations में बहुत सारे different अध्याय होंगे, different सब conclusions होंगे, सब clauses होंगे. For example, वो जो हमारा question था construction वाला, उसमें पहले हमको देखना पड़ेगा कि इसमें truly सारे laborers का लाभ हो रहा है कि नहीं, क्या ये चीज़ actually में illegal है कि नहीं, जो मैं action लेने वाला हूँ इसके थ्रू उससे क्या इफेक्ट होगा, वो इफेक्ट डिजायरेबल है कि नहीं, वो इफेक्ट डिजायरेबल उनके लिए है, मेरे लिए है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए है. तो हमको पता है रियल लाइफ में ये चीज़ें नहीं होती हैं, इतनी ईजी नहीं होती हैं. एटलीस्ट वेर यू कैन हैव समथिंग विच इज ट्रू, अनदर स्टेटमेंट दैट इज ट्रू, एंड यू कैन मेक कंक्लूजन्स. सो फॉर अस टू रीच लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हम क्या करते हैं, उसको और थोड़ा एग्जामिन करते हैं, उसको और थोड़ा एक्सपैंड करते हैं. एंड ये एक्सपैंड हम किस रूप से करते हैं? We use the second method for the expansion, which we call as drawing analogies. Example draw करते हैं. जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ethics क्या mathematics की तरह है या वो fashion की तरह है. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक comparison draw करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मैं एक level of understanding clear कर सकूँ. For example, हम बहुत बार बोल देते हैं फ़ोन तो ड्रग की तरह होता है, फ़ोन का एडिक्शन एक ड्रग एडिक्शन की जैसे है. तो उस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूँ कि जो फ़ोन यूजेज है, जिस तरह हम अगर ड्रग्स में पड़ जाएं तो हम ड्रग्स को नहीं छोड़ पाते, लत लग जाती है, उसी तरह फ़ोन का एडिक्शन हो जाता है. बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है. इसमें प्रॉब्लम ये है कि कोई भी एनालॉजी कभी भी 100% इक्विवेलेंट नहीं हो सकती. ड्रग ओवरडोज से लोग मर सकते हैं, फ़ोन ओवरडोज से लोग नहीं मरेंगे. तो कोई भी एनालॉजी कंप्लीटली इक्वल नहीं हो सकती. तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? सो अगर हम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू नहीं कर सकते हैं, एनालॉजीज के थ्रू नहीं कर सकते हैं, तो हम शायद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या होता आ रहा है, टू ड्रॉ अ कंक्लूजन. सो द थर्ड टाइप इज नोन एज इंडक्शन. इंडक्शन का साइंस में मतलब ये होता है कि एक एक्सपेरिमेंट में मैं ऑब्जर्वेशंस कर रहा हूँ और उस ऑब्जर्वेशंस के रिजल्ट्स लिख रहा हूँ. अगर मान लीजिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कबूतर का कलर क्या होता है. तो मैंने पहला कबूतर मैंने देखा, उसका कलर देखा मैंने ब्लूइश ग्रे है, तो मैंने लिख दिया उसका कलर ब्लूइश ग्रे है. दूसरा कबूतर देखा, उसका भी कलर ब्लूइश ग्रे है, तो मैंने लिख दिया उसका भी कलर ब्लूइश ग्रे है. इसी तरह मैंने 50 कबूतर को ऑब्जर्व किया. मैं अगले दिन आया, मैंने अगले दिन आके और 50 कबूतर को ऑब्जर्व किया. ऐसे करते हुए मैंने टोटल 1000 कबूतर्स को ऑब्जर्व किया और मैंने मेरे 1000 के 1000 कबूतर ब्लू एंड ग्रे थे. तो मैंने कंक्लूजन लिख दिया कि सारे कबूतर ब्लू एंड ग्रे होते हैं, ब्लूइश ग्रे कलर के होते हैं. अब इसमें आपको ऑलरेडी पता लग रहा है कि इसका एक फ्लॉ है, और इसका फ्लॉ ये है कि चाहे मैं कितना भी जनरलाइज्ड कंक्लूजन निकाल लूं, जरूरी नहीं है कि मेरा 1001 नंबर वाला कबूतर ब्लूइश ग्रे ना होके सफेद हो. एग्जैक्टली. सो माई मेथड ऑफ इंडक्शन वेयर आई सी, फॉर एग्जाम्पल इसका अगर हम मोरालिटी में ट्रांसफर करें तो कुछ जनरेशन्स पहले, इनफैक्ट हमारे यहाँ पे अभी भी
इन आवर जनरेशंस एज वेल, बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए मारा जाता था, और बच्चे यही चीज सीखते थे, जब बड़े हो जाते थे फिर वो भी अपने बच्चों को मारते थे, एंड यही एज एन ऑब्जर्वेशन यूज्ड टू कंटिन्यू एज अ मेथड ऑफ डिसिप्लिनिंग किड्स। होता था ऐसा, शुरू से होता हुआ आ रहा है, सालों साल होता हुआ आ रहा है, थ्रू सेंचुरीज यही चीज होती आ रही है। तो थ्रू इंडक्शन मान लिया गया था कि यही हमारा एक वैल्यू है कि अगर बच्चे को डिसिप्लिन करना है तो मार पड़नी है, बट ऐसा अब नहीं है। नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। पता है मुझे वो प्रोग्रेस अभी तक आया नहीं है, बट इट्स देयर, दैट ट्रांजिशन हैज ऑलरेडी हैपेंड, राइट। पहले होता था कि अगर बच्चों को फ्री टाइम देना है तो लेट देम गो आउटसाइड, लेट देम प्ले। अब क्या हो गया, दे आर होल्डिंग अ फोन, बैक टू द फोन एडिक्शन पार्ट, बैक टू द ड्रग एडिक्शन पार्ट। बट the whole idea about induction is that certain moral behaviors are observed, and based on those moral behaviors certain conclusions are made, right? But then we saw the flaw कि just because हमने इतने सारे ऑब्जर्वेशन से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया है, उसका मतलब ये नहीं कि वो कंक्लूजन हमेशा हमेशा के लिए सही रहेगा, ठीक है? So logical arguments might not work always, analogies might not be drawn through 100% similarity, और फिर बचता है इंडक्शन। इंडक्शन में भी थोड़े फ्लॉज हैं, एंड आखिरी जो तरीका इसको ओवरकम करने के लिए हमारे फिलोसोफर्स जो यूज करते हैं वो होता है थॉट एक्सपेरिमेंट्स। थॉट एक्सपेरिमेंट्स, अब थॉट एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है? मान लीजिए इंडक्शन के थ्रू हम कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करना चाहते, मैं शायद ऑब्जर्व नहीं कर सकता इतने लंबे टाइमलाइन पे, या मैं एनालिसिस ड्रॉ नहीं कर सकता कोई ऐसी सिचुएशन की जो हुई नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक थॉट एक्सपेरिमेंट करूंगा, जहां पे मैं एक सिचुएशन क्रिएट करूंगा, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करूंगा, जिसके थ्रू मैं एक डिसीजन लेने की कोशिश करूंगा। बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए इन अ रूम देयर इज गांधी जी एंड गांधी जी's bodyguard, right? Now in that situation रूम में आग लग जाती है और आप किसी एक पर्सन को बचा सकते हो। आप किसको बचाओगे? Now I'll have two sides of argument. I know most of my students when I've asked them this question, बेझिझक उन लोगों ने बोल दिया गांधी जी को बचाएंगे हम, because obviously गांधी जी was detrimental to our, he was the main force towards our independence, right? So obviously I'll save Gandhi ji, and the bodyguard being a bodyguard, he'll understand, even he would want to save Gandhi ji's life, right? Very logical. But in that situation, imagine that bodyguard is your father. Now the situation is changing a little bit. यहाँ पे सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज आ रहा है कि अगर अब गांधी जी और आपके फादर हैं वहां पे, तब आप क्या करोगे? Now just because I have added the word my to that bodyguard is my father, that bodyguard is my father, उससे पहले वो किसी और के भी फादर थे। Before we added this adjective, my word to it, he was a father to someone else. So suddenly by adding the word my, am I changing the situation? तो यहाँ पे थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाते हैं एस्पिरेंट्स। बट अब इस चीज को हमको पता है ये कभी सही नहीं होगा, ये सिचुएशन कभी आएगी ही नहीं, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दैट डिसीजन हम ये थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब जब थॉट एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो हमारे गट फीलिंग से मैच करता है, तब हम बोलते हैं कि हमारे मॉरल इंट्यूशन से मैच कर रहा है, कि हम जो सोच रहे थे, हम जैसा सोचते हैं, इसका जो डिसीजन है वो मेरे उससे मैच करता है, तो हम बोल देते हैं ये हमारे गट फीलिंग से मैच करता है। बट कभी कभी कुछ डिसीजंस होते हैं जो इवन दो वो राइट डिसीजन है, वो हमारे गट फीलिंग से मैच नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रॉली प्रॉब्लम था, ये ट्रॉली प्रॉब्लम हमने बहुत जगह सुना होगा एथिक्स में, स्पेशली एथिक्स एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग में हमने सुना होगा कि अगर मान लीजिए आप एक ट्रॉली में जा रहे हैं एंड उस ट्रॉली में कोई ब्रेक नहीं है, वो जिस ट्रैक पे वो ट्रॉली जा रही है उस ट्रैक पे 5 लोग काम कर रहे हैं, आपके पास एक लेवर है जिससे आप ट्रॉली का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं एंड यहाँ से ट्रॉली का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, यहाँ पे 1 पर्सन काम कर रहा है, आप ट्रॉली में बैठे हैं, आपके पास वो लेवर है, तो आप क्या करेंगे?
गिवन द फैक्ट दैट ये ट्रॉली जिस भी ट्रैक में जाएगी उस ट्रैक में जो भी है दिल डाई. सो इस सिचुएशन में most of the people say that I will try to save maximum number of people and make sure that my decision saves maximum number of lives. अब ये जो thought experiment है ये दिया गया था by a philosopher by the name of Philippa Foot. But ये जो trolley problem है this was a part of a bigger problem. ये एक 2-part problem था. उस 2-part problem में Philippa Foot ने बोला था कि imagine आप एक जज हैं, एक कोर्ट के जज हैं और वहाँ पे आपके एरिया में एक बहुत बड़ी कम्युनल राइटिंग हो रही है बिकॉज आपको पता चला है कि एक पर्सन ने फ्रॉम वन कम्युनिटी ही हैज़ मर्डर्ड अ पर्सन फ्रॉम अनदर कम्युनिटी. नाउ जो जिस कम्युनिटी का मर्डर हुआ है वो लोग बहुत राइटिंग कर रहे हैं और उन्होंने इस कम्युनिटी से 5 लोगों को अपना हॉस्टेज बना लिया है. अब ये जो कम्युनिटी थी जिन्होंने सो दिस कम्युनिटी ए एंड कम्युनिटी बी. Now, a person from community A has killed someone from community B. Now, community B is in majority and community A is in minority. Now, community B has taken 5 hostages from community A. And community B वाले आपसे बोल रहे हैं, जो हाई कोर्ट जज हो, आपको बोल रहे हैं कि हमको कल्प्रेट ला दो, तब हम इन 5 को छोड़ देंगे, अदरवाइज विल किल ऑल दीज 5 पीपल. अब उनको नहीं पता कल्प्रेट कौन है, कल्प्रेट हैज नॉट बीन आइडेंटिफाइड. तो आपके पास एक सिचुएशन बनती है जहां पे आप किसी भी एक पर्सन फ्रॉम कम्युनिटी ए को उठा के कल्प्रेट बोल सकते हो, आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो एंड इन 5 लोगों की लाइफ सेव कर सकते हो. पूरी राइटिंग खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा. तो क्या आप एक इनोसेंट पर्सन को फ्रॉम कम्युनिटी ए फ्रेम करके इन 5 लोगों की लाइफ बचाओगे या नहीं? And then she gave this trolley problem. This was to understand कि बहुत लोग बड़े ही easily यहाँ पे इन 5 लोगों की लाइफ बचाने का डिसीजन ले लेते हैं एंड बोलते हैं कि मैं ट्रॉली को घुमा के I'll let this one person die but save those 5 people. बट बहुत लोग यहाँ पे ये डिसीजन नहीं ले पाते कि I'll frame an innocent person from community A so that 5 people can live. So why is this happening? इसीलिए इस चीज़ को हम बोलते हैं कि हमारे मॉरल इंट्यूशन के साथ जा रहा है. ये हमारे मॉरल इंट्यूशन के साथ काउंटर पे जा रहा है. इसको हम बोलते हैं काउंटर इंट्यूटिव, इसको बोलते हैं हम इंट्यूटिव. राइट? सो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है हमारे मॉरल इंट्यूशन का, हमारी गट फीलिंग का. तो अब हम गट फीलिंग कैसे डिसाइड करें, इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे दें कि यहाँ पे 5 लोगों को मारा जाए या यहाँ पे 5 लोगों को ना ही मारा जाए. That is the whole idea of morality and ethics. Making this decision, having this situational awareness to make this decision is ethics and morality. That's the whole idea of reading this subject. बहुत ही interesting subject है. It's not just about philosophy. It's not just about mugging up facts. It's about creating an understanding to know कि आपका जो moral intuition है, आपकी जो gut feeling है, वो किधर लाई करती है. And remember, this is not fixed in stone. आपका gut feeling for one question may lie at a different point, and gut feeling for another question may lie at a different other point. And these two might be contradictory to each other. But to be aware to make that decision when they are in a contradiction is the reason why we read this subject. So this is our introduction to morality and ethics. In the next class, we'll talk about, we'll go a little more in depth of how to make these decisions. Do these decisions depend on the culture we come from? Do these decisions depend on the individual we are talking about? And so on and so forth. So I hope to see you in the next class where we have this amazing conversation about how do we make the right decision.